हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फिजिक्स की क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान। और विज्ञान में आप जानते हैं आपके 3 पोर्शन होते हैं। पहला आपका रसायन विज्ञान है, उसके बाद फिर जीव विज्ञान है, और तीसरा जो पोर्शन है वो भौतिक विज्ञान है। इन तीनों पोर्शन में जो सबसे पहला हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं, वो आपका कौन है? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की हमने पहले क्लास ली थी जिसमें हमने प्रकाश के बारे में बताया था। उसके बाद फिर हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे आपका प्रकाश है, जब प्रकाश किसी चीकने पृष्ठ या चीकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके 2 नियम हमने पढ़ लिए थे। पहला नियम क्या था कि आपकी आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद आज हमें जो पढ़ना है वो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं: समतल दर्पण, प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। उन परिभाषाओं में हमने ध्रुव पढ़ना है, वक्रता केंद्र पढ़ना है, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जितने बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और जिन बच्चों ने अभी तक इन तीनों काम में से कोई काम नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप लाइक कीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण। प्लेन मिरर। अब समतल दर्पण के बारे में हमने छोटे छोटे पॉइंट बड़े पढ़ने हैं जो सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आपके पास ये समतल दर्पण है, और मैं ये बात कह दूं कि यदि इसके सामने कोई वस्तु रखी हो, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी है ये, ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं ये कह लूं कि इस वस्तु की दूरी दर्पण से u है, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब, वो भी इतनी ही दूरी पर बनेगा। तो ये वस्तु है। अब क्या बोला हमने कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब होगा। पहला पॉइंट समझ में आ चुका है आपके कि दर्पण से वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी। दूसरा, जितनी लंबाई आपकी वस्तु की है, जितनी लंबाई आपकी वस्तु की है उतनी ही लंबाई इसके प्रतिबिंब की होगी। ठीक है ना अपनी बात? तीसरी बात, आप जानते हैं इसमें
कि इस दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा, यानी कि समतल दर्पण द्वारा इस वस्तु का जो बना प्रतिबिंब होगा वो सदैव आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक, और वस्तु के बराबर हमने पहले ही बता दिया है कि दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब होगा, जितनी लंबाई की वस्तु है उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, प्रतिबिंब आपका आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं, इसमें जो ए पॉइंट है वो क्या लिखेंगे कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि दर्पण से जितनी दूर प्रतिबिंब होगा उतनी ही दूर वस्तु होगी। बी पॉइंट, प्रतिबिंब की लंबाई मतलब उसका आकार या ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की, वस्तु आप किसको बोलते हैं यहाँ पर, बिंब को बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात। तीसरा पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। यानी कि आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए है कि जो समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, वो सदैव सीधी होगी और आभासी होगी। ठीक है, अब इसमें जो आपका डी पॉइंट है वो क्या है कि जैसे दर्पण के सामने कोई वस्तु होगी तो दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां दिखाई देगा, मतलब बाईं ओर दिखाई देगा, और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देगा। यानी कि दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर दिखाई देगा और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देगा। ठीक है, और इस घटना को कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। देखिए जैसे क्या बोल रहे हैं हम कि दर्पण में वस्तु का दायां भाग बाईं ओर तथा बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी जो एक घटना है बाएं का दाएं दिखाई देने की और दाएं का बाएं दिखाई देने की, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। जैसे अभी मेरी जो यह साइड है यह कौन सी है, आप जानते हैं कि ये साइड होगी आपकी लेफ्ट, लेकिन दर्पण में यही साइड आपकी राइट बन जाएगी, क्योंकि व्यक्ति अगर उधर से खड़ा होगा तो मेरे सामने मुंह होगा और उसका कैसे, ऐसे, तो ये हाथ दिखेगा इधर, यानी कि ये साइड क्या होगी इसकी, ये राइट होगी। लेकिन मेरे लिए यह कि इधर क्या है, बाईं साइड है, मतलब लेफ्ट है, तो मेरे लिए ये लेफ्ट है और उसके लिए वो राइट है, यानी कि लेफ्ट राइट। तो आपका बायां भाग दायां दिखाई देगा और दायां भाग बायां दिखाई देगा। जैसे कुछ ऐसे अक्षर है कि जिनका पार्श्व परिवर्तन तो होता है,
लेकिन उनका आभास नहीं होता। इसमें अंग्रेजी वर्ण माला में कुछ ऐसे अक्षर है जिनका पार्श्व परिवर्तन तो होता है, परंतु उनका आभास नहीं होता है। मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनका अक्षरों का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, बस ये वर्ड आपको याद रखना है। क्यों आभास नहीं होगा, मतलब उनका पता ही नहीं लगेगा कि उनका पार्श्व परिवर्तन हुआ है। जैसे आपका पहला अक्षर है ए, आई ओ यू एम डब्लू एक्स वाई, ये 11 अक्षर होते हैं आपके, ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11। तो ये कुछ अक्षर ऐसे है कि जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको लिख दिया है कि आभास नहीं होता, मतलब ये कह सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब यदि आपको दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि दर्पण आपको कितने आकार का चाहिएगा। तो ध्यान रखना है कि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आपको ऐसा इतनी ऊंचाई का दर्पण यूज करना पड़ेगा कि उसकी ऊंचाई आपकी ऊंचाई की कम से कम आधी हो। दर्पण की ऊंचाई आपकी ऊंचाई की कम से कम आधी। जैसे मान लिया कि आपकी लंबाई जो है वो 6 फीट है किसी व्यक्ति की, तो अगर दर्पण में उसका पूरा प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो आधी होनी चाहिए, मतलब 6 का आधा 3 फीट। तो 3 फीट से कम लंबाई के दर्पण में व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम ई में कि व्यक्ति को दर्पण में पूरा अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि जो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। अगर आधी से कम होगी तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट आपका ये है एफ, कि अगर इस वस्तु का वेग इधर v है इस साइड, तो इसका वेग भी इधर v ही होगा। ठीक है, यानी कि जितने वेग से वस्तु दर्पण की ओर चलेगी उतनी ही वेग से प्रतिबिंब दर्पण की ओर चलेगा विपरीत दिशा में। ठीक है भाई, वस्तु
इधर जाएगी तो प्रतिबिंब किधर आएगा, इधर, यानी कि वस्तु इधर जा रही है और प्रतिबिंब इधर, तो सिंपल सी बात है दोनों की दिशा विपरीत होगी, लेकिन चाल दोनों की बराबर होगी। तो क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल के बराबर तथा विपरीत होती है। ठीक है, अब ये जितने भी आपके पॉइंट हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। जैसे मैं इसमें कुछ और भी लिख देता हूँ, यही पॉइंट नंबर ए एफ जी, इस दर्पण की, दर्पण कौन सा है आपका, समतल दर्पण। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। कितनी, अनंत, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब एफ, वो कितनी होती है, अनंत होती है। अब ये ध्यान रखना कि जितने भी आपके प्रश्न है समतल दर्पण से एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपका पेपर में जरूर आता है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो इन जितने भी मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ वे सभी पॉइंट आपको ध्यान से नोट्स में लिखने हैं और इन्हें याद रखना है। तो फोकस दूरी अनंत होगी, तब अक्षमता कितनी होगी, शून्य, तथा अक्षमता शून्य होती। तो ये जितने भी आपके पॉइंट है आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर अपना नोट्स बना लीजिएगा। ये सभी समतल दर्पण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट्स। ये आपके याद होने चाहिए सभी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का इसमें से पक्का पूछा जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या देखना है हमें, उसके बाद देखना है प्रतिबिंब। चलिए इसे साफ कर देता हूँ। अब बात करेंगे हम प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब होता क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब, इमेज। अब देखिए, आपने परावर्तन की घटना पढ़ ली है। तो जैसे आपके पास कोई वस्तु है, ये जब इससे प्रकाश किरणें चलेंगी तो परावर्तन के पश्चात किरणें या तो किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि दो काम होंगे, कि जैसे कोई वस्तु है, कोई बिंदु है, जब उससे किरणें चलेंगी तो किसी भी दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी या किसी बिंदु से आती ही प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर जाकर में मिलती है या फिर जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या कहा मैंने, कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस
बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, उस बिंदु को हम कहेंगे पहले बिंदु का प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे हमने समतल दर्पण भी बनाया था, ये अब ये कोई पॉइंट है, क्या है, कोई पॉइंट है। अब इससे एक प्रकाश किरण ये चली और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गई। आप जानते हैं कि दर्पण पर अगर अभिलंबित प्रकाश किरण डलेगी तो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, हमने नोट में लिखवा दिया था। और एक किरण हमने और ली, वो यहाँ टकराई और इधर लौट गई। ठीक है, इतनी पॉइंट। अब इसमें जितना कोण ये है उतना ही कोण ये होगा। अब इस किरण को भी मैंने पीछे बढ़ा दिया और इसको भी। अब दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किस साइड है, इस साइड। व्यक्ति यहां से देखेगा तो इस व्यक्ति को अगर यहां से देखेगा तो जो किरण है वो कहाँ दिखाई देगी, मतलब इसको ऐसा लगेगा कि जैसे ये किरण है ये किस बिंदु से आ रही हो, इस बिंदु से। ठीक है, अब वास्तव में तो किरण कहां से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, लेकिन इस व्यक्ति को यहां से देखने पर कहां से दिखाई देगी, इस बिंदु से। तो मैंने बोला है कि या तो किसी बिंदु से आती प्रतीत होंगी या किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी। अब यहां से आती ही प्रतीत हो रही है तो इसका मतलब जो ये प्रतिबिंब है ये वस्तु का आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। प्रतिबिंब के प्रकार, पहला आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसकी परिभाषा आप यहां से खुद लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। क्या है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती ही प्रतीत जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं तो ये आपकी वस्तु है और ये इसका आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, वो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा आपका, रियल इमेज।
अब सेम परिभाषा है, एक बार बोर्ड पर फिर फोकस कीजिए कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये कैसे बनता है देखिए, जैसे आपके पास ये कोई गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण। इनके बारे में हम नेक्स्ट इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, गोलीय दर्पण वाले में, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब जैसे आपके पास ये कोई वस्तु हो गई, ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से एक किरण आपने समांतर ली और जो समांतर होगी वो एक फिक्स पॉइंट से होकर जाएगी, मैं इस फिक्स पॉइंट का भी नाम बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी किरण जो होगी, मान लिया आपकी ये है, तो एंगल अगर आई है तो बिल्कुल इतने ही एंगल पर परावर्तित होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, कौन सी किरणें, अब ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो दोनों परावर्तित किरणें होंगी, मतलब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको दो किरणें चाहिए, और दो किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उन दोनों बिंदुओं को हम प्रतिबिंब कहेंगे। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी उस बिंदु को कहेंगे हम आभासी प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी उस बिंदु को कहेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब। बात समझ में आ रही है। यानी कि परावर्तन के पश्चात दो किरणें जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होंगी वो आभासी प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी वो वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये बिंदु आपका था, ये थी क्या, वस्तु, और इस बिंदु पर दोनों किरणें जाकर मिल चुकी है, ठीक है, कहीं से आती प्रतीत नहीं हो रही है, ये टकराई इधर जाकर यहाँ पर और ये ऐसे इस बिंदु पर जाकर मिल गई, तो ये बन चुका है इसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। परिभाषा आप इसे तोड़ तोड़ कर बना सकते हैं कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु को पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उस बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये आप आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन है आपका, गोलीय दर्पण है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा आपने, तो मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, तो अब बात करेंगे हम किसके बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। अच्छा जी, अब है गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर। अब आपने समतल दर्पण के बारे में पॉइंट्स पढ़े हैं, सभी महत्वपूर्ण थे। अब हम इसमें जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे वो गोलीय दर्पणों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपके दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। अब हमें जो पढ़ना है गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। किसका भाग, कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाती है, और जिसके कारण दूसरा तल क्या बन जाता है,
परावर्तक तल। ठीक है, जैसे आपके सामने ये कोई कांच का खोखला गोला है। क्या है? कांच का खोखला गोला। अब इसमें से मैंने एक भाग ये काट दिया, इधर वाला, और एक भाग आपका इधर वाला काट देंगे हम। ये वाला। तो आपके दो भाग कट गए। अब क्या करेंगे? इस भाग के एक तल पर चांदी की अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाती है, जिससे इसका जो दूसरा तल है ये वाला इधर का, वो तल बन जाता है आपका कैसा तल? परावर्तक तल। मतलब चीकना अथवा परावर्तक तल बन जाता है। इसके भी एक तल पर हमने क्या कर दी? पॉलिश। तो इसका जो ये तल है आपका कैसा बन गया? वो बन गया आपका परावर्तक या चीकना पृष्ठ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं हम कि यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाती है, कर दी जाती है, जिससे इसका दूसरा पृष्ठ, जिससे इसका दूसरा तल कह लीजिए, दूसरा तल चीकना तथा परावर्तक तल बन जाता है। ठीक है अपनी बात? यानी कि इस पे क्या कर दिया आपने? पॉलिश। और ये वाला पृष्ठ क्या बन गया इसका? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक तल। सेम बिल्कुल यही बात है कि इस पॉइंट पे आपने क्या कर दी है? पॉलिश। और ये तल कैसा बन चुका है? परावर्तक। अब आपका जो गोलीय दर्पण होता है वो दो प्रकार का होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कि गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार अब कितने होते हैं? ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक, बात करेंगे हम अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये क्या होता है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, सॉरी, जिसका परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल दबा हुआ होता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ऐसा गोलीय दर्पण
जिसका परावर्तक तल दबा हुआ होता है, कौन सा दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब ऐसे, ये वाला, इसका जो ये दबा हुआ तल था, ये वाला इधर का, ये परावर्तक तल होगा। तो परावर्तक तल कैसा है? दबा हुआ तल। तो इसका मतलब ये कौन सा दर्पण होगा? गोलीय मतलब अवतल दर्पण। तो इसका नाम है आपका अवतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद हम बात किसकी करते हैं? नंबर 2, जो दूसरा प्रकार है इसका, वो है आपका उत्तल दर्पण। कन्वेक्स मिरर। ये क्या होगा कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ठीक है। क्या बोला हमने? कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, आपका कहलाता है उत्तल दर्पण। या ऐसा दर्पण कि जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, वो कहलाता है आपका अवतल दर्पण। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे ये, तो इसमें आपका उभरा हुआ तल कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है। इसमें कौन सा था? ये। अब इसमें नोट में हम कह सकते हैं कि आपका जो चम्मच होता है, कौन होता है? चम्मच। चम्मच आपका एक प्रकार से उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ की तरह कार्य करता है, मतलब दर्पण की तरह कार्य करता है। चम्मच अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पणों की तरह कार्य करता है। उसका जो खाने वाला भाग होता है, मतलब जिधर से दबा हुआ होता है, वो होता है अवतल दर्पण की तरह, और जो पीछे से होता है वो होता है उत्तल दर्पण की तरह। इसमें आपका ये वाला कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है। तो ये आपके 3 पॉइंट पूरे हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका अंतिम शुरू करेंगे हम। ठीक है। तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके समझ में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको समझ आ रहा है और अच्छा लग रहा है,
तो सभी बच्चे कमेंट में लाइक करना न भूलें। आप बता दें कमेंट में बोलकर कुछ भी शब्द कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, लाइक कर दें, जिससे मैं भी आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे किसकी, हम गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाओं की। पॉइंट नंबर 4, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहली, आपका जो ध्रुव जिसे कहते हैं पोल। अब आपको दर्पण में ये पता लग गया है कि दर्पण का परावर्तक तल कितना है, यानी कि जितने से प्रकाश का परावर्तन हो सकता हो दर्पण में उतना ही होगा उसका परावर्तक तल। तो दर्पण के मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका परावर्तक तल है ये, तो इसका मध्य बिंदु लगभग कहाँ बैठेगा, ये, ठीक है ना। तो इसका मध्य बिंदु बैठ रहा है, तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं हम, पी से। ये आपका दर्पण है उत्तल और ये दर्पण है आपका अवतल, याद है ना आपके। चलिए तो क्या लिखे परिभाषा में कि गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव, और प्रेजेंट करते हैं इसे कहीं से, पी से। दर्पण का ध्रुव पी कहते, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर जो 2 है, पॉइंट नंबर 2 किसका है, वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होगा, आप जानते हैं कि जो दर्पण था आपका वो एक खोखले गोले का भाग था। किसका भाग, खोखले गोले का भाग। अब गोला है तो उस गोले का सेंटर भी होगा, यानी कि गोला का सेंटर जरूर होगा, तो सेंटर को कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहलाता है। ठीक है, इतनी बात। पॉइंट नंबर 3, मतलब ये इसका सेंटर है तो ये कहलाएगा इसका वक्रता केंद्र सी। अब पॉइंट नंबर 3 क्या है आपकी, यह है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस
ऑफ कर्वेचर। अब सिंपल सी बात है, आपने सेंटर पढ़ लिया तो बिल्कुल सेम परिभाषा त्रिज्या की होगी कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। हम यही पॉइंट लिखेंगे क्योंकि इससे आपको आगे भी मदद मिलेगी। तो क्या लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या अब इन पॉइंट को हटा देता हूं मैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैपिटल R कहलाती है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर ये वाली ये कहलाएगी इसकी R। ठीक है बात। अब बात करते हैं मुख्य अक्ष की। किसकी बात करते हैं? मुख्य अक्ष। पॉइंट नंबर 4, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। एक मिनट, मैं इसमें इंक डाल लूं थोड़ी सी। चलिए, अब बात किसकी कर रहे हैं? मुख्य अक्ष की बात कर रहे हैं हम। वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को जो मिलाने वाली रेखा होगी, मतलब ये पूरी, इसी का नाम क्या होगा? मुख्य अक्ष। तो क्या बोल रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। तो दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा PC दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि इसमें जो रेखा PC है उसी को क्या कहेंगे हम? दर्पण की मुख्य अक्ष कहेंगे। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट भी है आपका। अब जैसे आपके पास ये दर्पण हो गया, इस दर्पण में आपको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, एक P और एक C। एक पॉइंट P एंड एक पॉइंट C। ठीक है, इतनी बात। तो अब यदि मैं कोई प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के, ये जो PC रेखा है मुख्य अक्ष है, अब यदि इस मुख्य अक्ष के कोई रेखा में समांतर चलाऊं,
तो ये जो रेखा है ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, यानी कि ऐसे गई और टकराकर ऐसे, तो आती किससे प्रतीत होगी है? इस बिंदु से। ठीक है ना? तो क्या बोल रहे हैं हम कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, उस बिंदु को, यानी कि मुख्य अक्ष पर उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है बात? तो क्या बात बोल रहा हूं मैं 5 की, कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अथवा जिस बिंदु से होकर जाती है, ठीक, वह बिंदु मुख्य फोकस बिंदु एफ, कैपिटल एफ कहलाता है। ठीक है? तो इस बिंदु को कहां से प्रदर्शित करेंगे हम? कैपिटल एफ से। तो सिंपल सी बात है, यहां से आपको पता लग गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखा दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है अथवा जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं और प्रदर्शित करते हैं इसे कैपिटल एफ से। ठीक है? अब पॉइंट नंबर 6 मैं यहां लिख लेता हूं। पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? फोकस दूरी। फोकल लेंथ। अब जैसे आपने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा निकाली थी, किसकी? वक्रता त्रिज्या क्या थी कि P से C के बीच की दूरी क्या कहलाती थी आपके? वक्रता त्रिज्या। बिल्कुल सेम आप फोकस दूरी की परिभाषा निकाल सकते हैं। तो क्या कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव P तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी F
कहलाती है। यानी कि क्या कहलाएगी? दर्पण की फोकस दूरी एफ कहलाएगी। ठीक है इतनी बात। अब इसमें आपको बहुत छोटे छोटे 2 पॉइंट याद रखने हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो ये फोकस दूरी एफ कहलाएगी। ये क्या है आपकी? एफ। ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी कैसे चिन्ह की होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट नोट है कि आपका जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ये होगी आपकी, अब यहां से आप देख सकते हैं, धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी? वो होगी ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती, यानी कि इसकी फोकस दूरी जो होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, मतलब निगेटिव। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पेपर में आपको पूछा जाता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी कैसे चिन्ह की होगी, तो बच्चे कन्फ्यूजन में 1 नंबर अपना खो देते हैं। उनको ये याद ही नहीं रहता कि अवतल की ऋणात्मक थी या उत्तल की ऋणात्मक थी। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को आप याद रखिएगा। ये है आपकी ट्रिक। क्या है? यूपी में आना। यूपी में आना। ठीक है। इस यू का मतलब है उत्तल दर्पण, और इस पी का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है। मतलब आपकी जो उत्तल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। इस ए का मतलब क्या होगा? अवतल दर्पण। और इस एन का मतलब निगेटिव। तो आपका बहुत आसान सा वर्ड है, यूपी में आना। चूंकि आप यूपी से ही है तो यूपी में आना का यू का मतलब उत्तल दर्पण, और इसकी जो फोकस दूरी होगी कैसे चिन्ह की होगी? पी का मतलब पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। अवतल ए में से अवतल दर्पण और न में से निगेटिव, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी ऋणात्मक। तो आज का आपका इतने सारे टॉपिक थे जो हमने आपके पूरे करा दिए हैं, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो यदि सभी कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तभी तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, उनकी सेवा करें। तो चलिए फिर मिलते हैं।